Hello, guys, and welcome to Bullseye Stock Market session. Thank you for joining us today in this session. So, without wasting any time, let's get started. तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे What are different constituents of financial markets, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स कौन से डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है, और फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं, राइट। सो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ये है फाइनेंशियल मार्केट्स। इनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो देखिए, इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स ब्रॉडली दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मनी मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स, राइट। तो मनी मार्केट्स क्या होते हैं ना, मनी मार्केट्स वो होते हैं जिसमें हमको शॉर्ट टर्म डेट्स मिलते हैं या हम शॉर्ट टर्म डेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब डेट्स क्या होते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट होती है वो कभी कभी हमसे लोन लेती है, यानी कि आप समझ रहे हैं, वो जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसे लेती हैं और उनको उसके अगेंस्ट कुछ बॉन्ड्स या कुछ सर्टिफिकेट्स, अगर बॉन्ड्स का मैं इजी भाषा में बोलूँ तो कुछ सर्टिफिकेट्स इशू कर देती हैं जो ये सर्टिफाई करते हैं कि आपने किसी गवर्नमेंट को या किसी कंपनी को इतना इतना लोन दिया है और वो इतने इतने टाइम तक, जो भी उनका फिक्स्ड बॉन्ड का जो मैच्योरिटी पीरियड है, बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड वो होता है जब तक आपको उसका रिटर्न मिलेगा और उसके बाद आपका जो कैपिटल है वो एप्रिसिएशन के साथ आपको वापस हो जाएगा। तो देखिए, मनी मार्केट्स में क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म बॉन्ड ट्रेडिंग होती है। इसमें यह रहता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं या जो डेट्स होते हैं वो बहुत छोटे टाइम के लिए रहते हैं। आपको ज़्यादा टाइम तक के लिए होल्ड नहीं करना, आपको सिर्फ छोटे टाइम तक के लिए किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी कंपनी को लोन देना है और वो इंटरेस्ट के साथ आपको वो लोन रीपे कर देंगे। फिलहाल हमारे लिए जो इंटरेस्ट है हमारा वो मनी मार्केट्स में नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इजी या ज़्यादा कॉमन जो रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है इंटरेस्ट, वो होता है कैपिटल मार्केट्स में, राइट। अब कैपिटल मार्केट्स भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मार्केट्स और सेकेंडरी मार्केट्स। तो देखिए, प्राइमरी मार्केट्स क्या होते हैं ना, प्राइमरी मार्केट्स वो होते हैं जहाँ पे कोई भी कंपनी पहली बार शेयर्स लिस्ट करती है या अपने नए शेयर्स लाती है, ठीक है। मेनली जो प्राइमरी मार्केट्स होते हैं वो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या ब्रोकर हाउसेस, इनको मिला के बनते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि कंपनी का क्या शेयर प्राइस होना चाहिए जब पहली बार आ रही कंपनी, तो किस प्राइस पे इसको लिस्ट करना है, कितने शेयर्स हमें देने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब वो डिसाइड करते हैं। तो इसी को हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ये भी हमारे उतने इंटरेस्ट में नहीं होते, क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी का ऐसा नहीं होता कि हर रोज एक एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ ऐसा होता है कि महीने में एक दो या ऐसे साल भर में आते हैं, ठीक है। अब जो मेन हमारे इंटरेस्ट रहते हैं वो रहते हैं सेकेंडरी मार्केट्स में। देखिए, सेकेंडरी मार्केट्स क्या होता है ना, जो जनरल हमारा शेयर मार्केट होता है जिसमें हम स्टॉक्स को कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब हम कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, और ये रोज खुलता है एक्सेप्ट सैटरडे संडे एंड नेशनल हॉलीडेज, ये रोज खुलता है। तो ये हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है और इसी में हमारा मेन इंटरेस्ट है, क्योंकि हम इसी में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे सेकेंडरी मार्केट्स में कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है इक्विटी का या शेयर्स का। अब इक्विटी को अगर मैं लेमैन टर्म्स में बोलूँ तो इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स या पार्टनरशिप। अगर मैं सिंपली डिफाइन कर दूं तो इक्विटी मतलब पार्टनरशिप, मतलब अगर मैं किसी भी कंपनी में पैसे देके उनसे कुछ हिस्से की पार्टनरशिप ले रहा हूं तो उसे हम इक्विटी कहते हैं, राइट। अब पार्टनरशिप ऐसी लेमन टर्म्स में यूज किया जाता है। अगर मैं इसकी करेक्ट डेफिनेशन बताऊं या एग्जैक्ट इसको फाइनेंशियल टर्म्स में बोलूं तो इसे इक्विटी कहा जाता है, राइट। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें बस हमको जो शेयर प्राइस है उसका पैसे देना है और उसके अगेंस्ट हमको जो भी उसकी परसेंटेज ओनरशिप है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है कि अगर जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, मान लीजिए टोटल नंबर किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं, राइट, और मैं उसमें से 1% या एक शेयर खरीद लूँ तो मैं उस कंपनी का 1% का पार्टनर हो गया। मतलब अब कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है या कुछ नुकसान होता है तो उसमें 1% की हिस्सेदारी मेरी भी होगी। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका 1% मेरे को मिलेगा, अगर उस कंपनी को नुकसान होगा तो 1% मेरे को देना पड़ेगा, राइट। अब मेरे को देना पड़ेगा मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरी जेब से जाएगा, वो उसका शेयर प्राइस डिक्रीज होता जाएगा तो अपने आप वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसमें, राइट। नेक्स्ट जो हमारे हैं वो है इक्विटी। देखिए, इक्विटी ओनरशिप में ना एक स्पेसिफिक पॉइंट और रहता है, एक फायदा और रहता है, आपको डिविडेंड मिलते हैं,
अब डिविडेंड होता क्या है, ये हम जो फंडामेंटल एनालिसिस है, जो हमारी थर्ड मॉड्यूल है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट फिर भी मैं एक छोटा सा आपको इसका इंसाइट दे देता हूँ। देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए मेरी कंपनी है, ठीक है। अब मेरी कंपनी में ना मेरे को इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, रुपीस 1 करोड़ का मेरे को प्रॉफिट हुआ। अब उसका 1 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है, मैं बोलता हूँ 1 करोड़ की मेरी सेल्स हुई। अब उस 1 करोड़ में से मान लीजिए मैंने अपने 50 लाख का अपनी सब सैलरीज वगैरह बांटी, मतलब जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ थे, जो भी मेरे खर्चे हुए कंपनी को रन करने के, वो सब मैंने 50 लाख में निपटा दिया, ठीक है। 30 लाख रुपए मैंने कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स में रख दिए। जो मैंने सोचा कि यार ऐसा है, 30 लाख रुपए रख देता हूँ, मेरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और अगर मेरे को कुछ फ्यूचर में एक्सपेंशन करना होगा तो उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। अब बचा मेरे पास 20 लाख रुपए, ठीक है। और मान लेते हैं, एक छोटा सा कंसिडर कर लेते हैं कि मेरी कंपनी के टोटल शेयर्स भी 20 लाख रुपए हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, मैं हर एक शेयर पे 1 रुपये डिविडेंड दे देता हूँ। मतलब मेरे 20 लाख शेयर्स हैं और 20 लाख रुपए का मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है, तो मैंने बोला कि मैं 20 लाख का मतलब 1 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है ना, जो भी मेरी कंपनी में शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें हर एक शेयर पे 1 रुपये मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपने 100 शेयर होल्ड किए थे इस कंपनी के, तो आपको इस पे 100 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी देगी। अब ये देती क्यों है, इससे कंपनी का क्या फ़ायदा और हमारा क्या फ़ायदा, मैं वो बताऊँ, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, डिविडेंड देना ना देना टोटली कंपनी के ऊपर होता है। कंपनी बाउंडेड नहीं है कि अगर उसके पास एक्स्ट्रा कैश है तो उसे डिविडेंड देना ही देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पास 20 लाख रुपए बच रहा है तो मेरे को 20 लाख अपने इन्वेस्टर्स को बांटना ही बांटना है। मैं चाहूँ तो जो मैं 30 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो मैं टोटल मिला के 50 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। पर कंपनी डिविडेंड इसलिए देती है ना क्योंकि इसमें फ़ायदा कंपनी का भी होता है और शेयर होल्डर्स का भी होता है। देखिए शेयर होल्डर्स का फ़ायदा तो सबको पता चल गया, क्या होगा, यही होगा कि हाँ हमें एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, तो वो तो कुछ नुकसान है ही नहीं। पर कंपनी के लिए कैसे फ़ायदा होता है, कंपनी के फ़ायदा ऐसा होता है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है ना, तो शेयर होल्डर्स के परसेप्शन में उसकी इमेज अच्छी बनती है कि अच्छा ये कंपनी तो डिविडेंड देती है, ये कंपनी एक्स्ट्रा पैसे देती है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए इन फ्यूचर जब कंपनी को मान लो कुछ एक्सपेंशन करना है और कंपनी को अपने थोड़े से शेयर्स और बेचने और शेयर होल्डर से और मतलब जनरल पब्लिक से पैसे उठाने, तो उस टाइम पे कंपनी की ये प्रैक्टिस काम आएगी। कैसे, क्योंकि जो इतने सालों से कंपनी डिविडेंड दे रही थी उससे वो इन्वेस्टर्स का एक ट्रस्ट बिल्डअप कर लेती कि ये कंपनी अच्छी है, रेगुलर डिविडेंड्स भी देती है, हमें पैसे भी मिलते हैं, तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो इन फ्यूचर कभी भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होगी और वो पब्लिक के लिए अपने ऑफर्स रखेगी, तो पब्लिक कभी भी उसके शेयर्स लेने से हिचकिचाएगी नहीं। जब भी उसका ऑफर आएगा पब्लिक खुशी खुशी इसमें इन्वेस्ट करेगी कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, डिविडेंड्स देती है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डिविडेंड देने का ये कंपनी को फ़ायदा होता है और शेयर होल्डर्स का जो फ़ायदा रहता है वो तो रहता ही है कि एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक इक्विटी शेयर होल्डिंग में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है जो थोड़ा आपको बोलते हैं कि हम बेनिफिट मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। तो देखिए अब इक्विटी में तो हमने क्या बोला था कि परसेंटेज की ओनरशिप रहती है, तो अब उसमें अगर फ़ायदा होता है तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, मेरी जितनी भी परसेंटेज की ओनरशिप होगी उस हिसाब से मेरे को फ़ायदा मिलेगा। पर इन केस अगर लॉस होता है तो मुझे उतना लॉस बेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना कई बार क्या होता है, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स लॉन्च किए जाते हैं। ये एक थोड़ी सेफर साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें क्या सीन रहता है ना, आपको कंपनी ये बोलती है कि हम एक तरीके का लोन ले रहे हैं आपसे, आप हमको पैसे दो, और बॉन्ड्स का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। कंपनीज ये बोलती है कि ये मैच्योरिटी पीरियड है, इतने टाइम तक आपका बॉन्ड रहेगा, इसके बाद जो आपका जैसी मैच्योरिटी पीरियड खत्म होता है आपका जो भी कैपिटल है वो आपको वापस किया जाएगा, ठीक है। तब तक कंपनी ये भी प्रॉमिस करती है कि हम आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देते रहेंगे जो आपने हमको पैसा दिया है। अब वो फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना भी हो सकता है, 6%, 8%, कितना भी मान लो, ठीक है। तो वैसे तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सेम ही चीज़ होती है, पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी ऐसे लोन लेती है जनरल पब्लिक से तो उसे हम डिबेंचर्स कहते हैं, और अगर कोई गवर्नमेंट ऐसे लोन लेती है तो उसे हम बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। दोनों में फ़ायदा ये है कि ये आपको एक स्टेबल सेफ इन्वेस्टमेंट देगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कंपनी कल को डूब भी जाती है तो भी आपको जो बॉन्ड आपके हैं आपको आपका पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा, और जो इंटरेस्ट मिलना होगा वो तो मिलता ही मिलता रहेगा, ठीक है। इसमें भी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादा सेफ रहते हैं, वो इसलिए
क्योंकि गवर्नमेंट्स कभी भी शेयर होल्डर्स का पैसा खाती नहीं, वो देती ही वापस है। एक टाइप को प्राइवेट कंपनीज डिफॉल्ट कर सकती हैं बट गवर्नमेंट्स डिफॉल्ट नहीं करती, राइट। तो ये दूसरा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ या दूसरा टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट हुआ, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, राइट। तीसरा, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि आपने 100 रुपए का एक बॉन्ड है वो ले लिया और इस बॉन्ड का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल का है, ठीक है, और आपको इस पे फ्लैट इंटरेस्ट मिल रहा है 5% का। तो पहले ईयर आपको 1000 रुपए पे 50 रुपए मिला, दूसरे ईयर फिर से 50 रुपए मिला, तीसरे ईयर भी, चौथे ईयर भी, पांचवें साल भी। तो ऐसे जो टोटल आपका अमाउंट मिला 5 साल बाद वो ये 1250, इसको मैं काट के लिख देता हूँ, ₹1250 आपको मिलेगा इंटरेस्ट जो आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था। बट बॉन्ड में एक प्रॉब्लम ऐसी भी होती है कि देखिए, इक्विटी शेयर होल्डिंग में तो क्या होता है, जब आपका मन किया तब आपने शेयर्स खरीद लिए और जब आपने बंद किया तब आपने शेयर्स बेच दिए। बॉन्ड्स में जब तक आपका बॉन्ड मेच्योर नहीं होता आप उसे बेच नहीं सकते। मतलब अगर बॉन्ड का मेच्योरिटी पीरियड 5 साल का है तो 5 साल के पहले आप बेच नहीं सकते, आपका लॉक इन पीरियड उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है बॉन्ड्स का कि इसमें लिक्विडिटी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव। ये हमारा तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। तो ये एक काफी ज्यादा वास्ट और ब्रॉड टॉपिक है, तो इसके ऊपर हमने एक स्पेशल मॉड्यूल बना के रखी है पूरी, जो आगे हम समझाएंगे। थोड़ा सा इंसाइट में इसका दे दूं आपको, तो ये एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मतलब इसमें हम शेयर्स नहीं लेते, इसमें हम बॉन्ड्स नहीं लेते, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज और सेल करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हुआ तो हम परचेज कर लेते हैं, अगर हमें लगा कि उतना अच्छा नहीं है तो हम उसे नहीं लेते, या जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया कि हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट से मेरे को इतना प्रॉफिट निकालना था तो हमने उसे सेल आउट कर दिया, राइट। तो इसके ऊपर हमने पूरा एक मॉड्यूल बनाया है, ये काफी वास्ट टॉपिक है, तो ये हम फ्यूचर वाले सेक्शंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सिर्फ यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे पास हैं, क्या इनके अलावा और कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते? तो अगर इसका मैं आंसर बताऊं तो इसका आंसर है यस एंड नो, ठीक है। अब वो कैसे है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यस तो पहले इसलिए क्योंकि अभी तक जो है इतने ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे इक्विटी, डेट्स एंड डेरिवेटिव हैं। अभी तक सिर्फ यही 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें डीलिंग की जाती है, इनके अलावा कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पर धीरे धीरे और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप किया जा रहा है जिससे लोग अपना रिस्क मैनेज कर सकें और रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकें, राइट। तीसरा, अब जो हम बात कर रहे थे कि क्या कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आ सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अभी ऑन प्रोसेस हैं और बहुत जल्दी आ जाएंगे। सबसे पहले जो होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है ना, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, प्रेफर्ड, मतलब इसे हम प्रेफर्ड स्टॉक भी कहते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो कुछ हो सकता है पैसा ज्यादा देके या कम देके आप प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें फायदा क्या होता है, जो मैंने आपको पिछले सेशन में, प्रीवियस स्लाइड में बताया था डिविडेंड का। तो प्रेफरेंस शेयर्स का फायदा क्या होता है, डिविडेंड जो भी अनाउंस करेगी कंपनी तो सबसे पहले डिविडेंड आपको दिया जाएगा, फिर बाकी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका एक एडवांटेज और होता है कि मान लीजिए कल को कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, ठीक है। तो बैंकरप्ट होती है तो कंपनी डिविडेंड बांटती है कि हाँ जो भी हमारा एक्स्ट्रा पैसा है ये शेयर होल्डर्स को बांट दो, और उसके बाद हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, डिक्लेयर करते हैं कि हाँ अब हमारी कंपनी खत्म हो गई, अब हम मार्केट से हटा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में भी अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो सबसे पहले आपके पैसे चुकाए जाएंगे, फिर मतलब जो आपका डिविडेंड है आपको मिलेगा, फिर दूसरे किसी इन्वेस्टर्स की बारी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो होते हैं ना, ये नॉर्मल बॉन्ड्स ही रहते हैं, इनको अगर हम बोले तो ये इक्विटी और बॉन्ड का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें फायदा ये रहता है कि मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, ठीक है, वो बॉन्ड का जो मेच्योरिटी पीरियड था वो 5 साल था, ठीक है, 5 ईयर्स उसका मेच्योरिटी पीरियड था। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ये बोलते हैं कि 5 साल के बाद वो बॉन्ड्स को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जो आपके पास अभी तक आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आपने लोन दिया हुआ था, अब उसे आप एक पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो मैंने 1000 रुपए का बॉन्ड लिया था, ठीक है, अब 5 साल बाद वो कंपनी का एक शेयर है 100 रुपए का, तो मेरे को 1000 रुपए के इक्विवेलेंट 10 शेयर्स मिल जाएंगे। तो वो ये बोलते हैं कि आपको जो बॉन्ड था आपको उसको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और आपको 100 रुपए के 10 शेयर्स हम दे देते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं
कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, राइट। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा है वो है कॉलेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड्स में क्या होता है ना, कई बार कंपनीज का ये रहता है कि ऐसा हो जाता है कि कंपनी को पता चल जाता है कि यार अब इंटरेस्ट रेट लो होने वाले हैं या इंटरेस्ट रेट अब कम हो रहे हैं, तो इसमें फायदा कंपनीज का होता है। कंपनीज क्या करती हैं, जैसे हमने बोला कि बॉन्ड का एक फिक्स पीरियड रहता है कि इस इतने इतने पीरियड तक ही जो बॉन्ड्स हैं वो उस पीरियड के बाद मैच्योर होंगे। बट कॉलेबल बॉन्ड्स में ये रहता है कि जो इशू कर रहा है बॉन्ड या जो भी कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है, उनके पास ये राइट रहता है कि अगर उन्हें लगता है कि हाँ हम लोन पहले ही चुका सकते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे 1 लाख रुपए का लोन लिया और मैंने बोला ये अगले 5 साल में मैं चुकाऊंगा, पर मेरे पास बीच में ही पैसे आ गए और मैंने बोला कि यार 2 साल बाद ही मैं आपका लोन चुका दे रहा हूँ, तो कॉलेबल बॉन्ड्स में ये होता है कि मैं 2 साल में ही लोन चुका के आपका जो पैसा है, जो इंटरेस्ट दे रहा था, वो खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो पहला तो ये फायदा होता है इसका। दूसरा फायदा ये होता है कि मान लो अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8% का, ठीक है, मेरे को अपने बॉन्ड्स पे 8% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बट 2 साल बाद यही इंटरेस्ट रेट ड्यू टू इकोनॉमी और अदर कंडीशंस गिर के 5% का हो गया। तो मैंने क्या किया कि यार एक काम करो, जितना पैसा था इनका सब पहले अभी चुका दो, मैंने आपका सारा पैसा चुका दिया और मैंने फिर से बॉन्ड्स इशू कर दिए एट द रेट ऑफ 5%। तो इसमें मेरा फायदा क्या हुआ कि पहले तो मेरा जो 8% का मैं रिटर्न दे रहा था वो कम होकर 5% हो गया, यानी मैं एक्स्ट्रा 3% रिटर्न दे सकता हूँ या बचा सकता हूँ, और जो मेरा एक्स्ट्रा मनी जा रहा था वो मेरा बच जाएगा, राइट। तो ये था पूरा इस वीडियो का सेशन। दिस वॉज द एंड ऑफ अ फर्स्ट मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग लर्न करेंगे प्राइमरी मार्केट्स और सेकेंडरी मार्केट्स के बारे में इन डेप्थ में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, as the investment in yourself is the best investment you can ever make. Thank you so much.